हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए कोठारी आयोग लेके आए हैं जो कि 1964 से 66 तक का। इसके बीच में क्या क्या बातें मुख्य रही हैं उन सब की डिटेल्स आज हम देखने वाले हैं। तो अगर इसकी PDF चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी। तो इस कमीशन का जो गठन है वो 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों के द्वारा किया गया था, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कमीशन 1964 के नाम से जाना जाता है। अब स्वतंत्र होने के बाद भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे आयोगों का निर्माण किया गया, शिक्षा आयोगों का सुधार के लिए, जिसके निर्माण भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए किया जाता है। अब इसका कुछ परिचय देखते हैं कि परिचय के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में, इसीलिए इसे कोठारी आयोग कहा जाता है। इसमें कई सुझाव दिए गए हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए। क्या क्या सुझाव है वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप B.Ed के अंदर हो तो इस टॉपिक को पढ़े बगैर नहीं जा सकते, क्योंकि ये पेपर के अंदर टॉपिक पूछा गया। इसके बीच में मेनली तो यही है कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर किस तरह से सुझाव दिए गए हैं कि कैसे सुधार किया जा सकता है। कोठारी आयोग के उद्देश्य क्या क्या हैं। अब इसके कई उद्देश्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला है भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध करना, सुधार हेतु भारत सरकार को उचित सुझाव देना, उनके सरकार के सामने उचित सुझाव प्रस्तुत करना, जिससे भारतीय शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो, भारतीय शिक्षा की जो कमियां उसको उजागर करना, कमियों का पता लगाना, फिर उसका उपचार करना, वो सारी की सारी चीज़ें इस आयोग के द्वारा बताई गई हैं। कोठारी शिक्षा आयोग के क्या क्या सुझाव दिए गए हैं कि शिक्षा की संरचना से संबंधित सुझाव क्या क्या दिए हैं कि स्ट्रक्चर उसका कैसे होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो पहले 1 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को दे देनी चाहिए। निम्न प्राथमिक 4 से 5, उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि तक, और माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष नहीं आएगा यहाँ पे। माध्यमिक शिक्षा के बारे में बताया गया है कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 2 वर्ष की होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षा जो वो भी 2 वर्ष तक की होनी चाहिए। स्नातक शिक्षा जो कि BA होती है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। परास्नातक 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए, जो कि MA MSc होती है। उसके बाद में अनुसंधान शिक्षा जो कि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कहा गया है कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा 10 वर्ष की होनी चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर 10 वर्ष तक की माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब कि 10वीं क्लास तक 10 कक्षाएं होनी चाहिए और 10 वर्षों के अंदर पूरी हो जाती है। उसके बाद में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की, मतलब कि 12वीं तक, 11वीं 12वीं होगी। फिर व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद में प्रशासन संबंधी सुझाव क्या क्या दिए गए हैं, जिसके बीच में शिक्षकों के प्रमोशन व ट्रांसफ़र संबंधी कार्यों की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB की ओर अधिकार प्रदान किए जाए। अनुभवी व्यक्तियों को शिक्षा के जो आयोग बनाए जाते हैं उसमें शामिल किया जाए। अब कोठारी शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव क्या क्या दिए गए हैं। आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संपूर्ण राष्ट्र हेतु समान होना चाहिए, मतलब कि समान होना चाहिए। पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी पाठ्यक्रम को लागू करो तो यही होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए, ताकि वहाँ की जो मातृभाषा है, प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा हेतु संपूर्ण राष्ट्र में आधारभूत पाठ्यक्रम को करिकुलम होना चाहिए, मतलब कि पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य सहायक जो क्रियाएं होती हैं शिक्षा के साथ रिलेटेड, उसे भी ऐड किया जाना चाहिए, और व्यावसायिक शिक्षा को इसमें सम्मिलित करने की बात कही गई है। इसके बाद में आता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा, उसके बीच में छात्रों को साफ सफाई करने, खाना पीना खाने, बातचीत करने, सामाजिक समायोजन करने और क्रियात्मक कार्यों में हिस्सा लेने संबंधी कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो प्राथमिक शिक्षा पे क्या है कि बच्चे को उनकी मातृभाषा के अंदर पाठ्यक्रम प्रोवाइड कराना चाहिए। सामान्य गणित होनी चाहिए, पर्यावरण होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा आनी चाहिए, क्रियात्मक कार्य व सृजनात्मक कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिसके बीच में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, SST, नैतिक मूल्य आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके बाद में उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान,
सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित करना चाहिए। और वित्त संबंधी सुझाव क्या दिया है कि केंद्र सरकार को अपनी आय से कम 6% हिस्सा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में लगाना चाहिए। शिक्षा को व्यावसायिक बनाना चाहिए जिससे कि राजकोष में वृद्धि हो। प्रांतीय सरकारों को भी अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा शिक्षा के अंदर निवेश करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया है? ताकि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर विकास होने के साथ साथ जो देश का विकास भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकेगा। नगर पालिकाओं को भी शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को भी वित्तीय निवेश करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि शिक्षा के अंदर सुधार किया जा सके। उसके बाद में कोठारी शिक्षा आयोग के जो मूल्यांकन से संबंधित सुझाव हैं वो क्या है? प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए 5वीं क्लास तक मान लो। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए जिससे कि जो भी नंबर दिए गए हों वो वैध हो, मतलब कि नंबरों को चेंजिंग नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो ए पे टिक करते ही 1 नंबर दे दिया जाएगा। कक्षा 10 के अंत में सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में होना चाहिए। बोर्ड की परीक्षाओं में अंक देने की जगह ग्रेड प्रणाली, मतलब कि 80%, 15%, 40% इस तरह से परसेंटेज ना देकर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड वैसे देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर मौखिक परीक्षाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया। उसके अलावा विश्वविद्यालय संबंधित सुझाव दिए गए हैं कुछ, जिसके बीच में भारत के सभी विश्वविद्यालयों को अंत विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनना चाहिए। यूजीसी कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। केंद्र में और संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद में भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया और कई तरह के इन्होंने और भी सुझाव दिए गए हैं जो कि कोठारी कमीशन के माध्यम से ही पूरा हो पाया है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। और भी मैटर हैं। अगर आपको कोई भी लेसन प्लान चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। 20 रुपीज़ के अंदर 20 लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो देखते हैं कि इस नीति में क्या कहा गया था। तो सबसे पहले ये जो नीति है इसका क्या मीन्स है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मीन्स है कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग या निवास बिना यानी इन सब के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित स्तर तक सभी को तुलनात्मक गुणात्मक के साथ शिक्षा प्रदान करना। इसका मीन्स है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। ये क्या था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभिप्राय। अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरीके से यानी कि यहाँ तक पहुंची 1986 तक इसका प्रस्ताव बना, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो कोठारी आयोग था इसने क्या किया कि जो स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा उस टाइम थी तो क्या किया, सबसे पहले तो उस शिक्षा व्यवस्था जो उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया, जिसके तहत जो कोठारी आयोग था उसने जुलाई 1968 में यानी कि 1968 में क्या किया कि भारत के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। बट क्या हुआ कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रावधान थे उसे क्या है पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, जिसके कारण जो कोठारी आयोग था उसने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई थी वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी 1986 में भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, इन्होंने क्या किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो इसको विकसित व लागू करने की घोषणा की। पहले तो कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई लेकिन इसके जो प्रावधान थे उसे लागू नहीं किया गया। उसके बाद 1986 में जो श्री राजीव गांधी जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या है शिक्षा नीति बनाई थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो वर्तमान उस टाइम की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका विश्लेषण किया, उसकी समीक्षा की और उसी के आधार पर क्या है एक डॉक्यूमेंट बनाया और इस डॉक्यूमेंट को बाद में इन्होंने यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो मंडल था वहां पर प्रस्तुत कर दिया। और उसके बाद 1986 में ये जो प्रारूप था इसको स्वीकार कर लिया गया और इसका क्या नाम दे दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रूप में क्या है इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद इसकी विशेषताएं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं।
तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा मातृभाषा, यानी कि प्रारंभ में जो बालक है उसको क्या है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद ये जो राष्ट्रीय नीति है इसका संबंध किससे था, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से होना चाहिए, यानी कि वर्तमान में जो भी यानी कि जो भी तकनीकी आ रही हैं उसके हिसाब से क्या शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि आधुनिकीकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका मेन एम था कि राष्ट्रीय जो एकता है उसको क्या है, सुदृढ़ करने में समर्थ हो, ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर सके। इसके साथ ही ये कहा गया था कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो छात्रों की जो व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने में समर्थ हो। राष्ट्र की जो आवश्यकता व क्षमता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि सृजनात्मक व उत्पादक हो, यानी कि इससे क्या है, बच्चों में क्रिएटिविटी उत्पन्न हो। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इसमें भौतिक व जो मानवीय साधन है उनका विकास करने में समर्थ हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया, कि किस तरीके से ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसका निर्माण की प्रक्रिया कैसे चली थी। तो इसके लिए क्या था कि अगस्त 1985 में, यहाँ पे 1985 है, तो अगस्त 1985 में एक दस्तावेज जारी किया गया। तो इस दस्तावेज को जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो विश्वव्यापी जितने भी जो लोग हैं वो क्या है, यानी कि जो देशव्यापी, यानी कि देश में जो भी लोग हैं वो इस दस्तावेज पर अपने विचार दे सकें। ठीक है, और उनके जो भी विचार होंगे, उनकी जो भी मांग होगी, यानी कि जैसा वो चाहते होंगे कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, या उनकी मांग आवश्यकताएं हैं, उनको क्या है, जो शिक्षा निर्माता थे, जो भी यानी कि उस शिक्षा की व्यवस्था करे थे, उनके सम्मुख रखा जाना चाहिए। उसके बाद वो जो निर्माता है वो लोगों के जो विचार हैं, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको ध्यान में रखते हुए क्या है, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मई 1986 में एक प्रारूप यानी कि तैयार करके जारी कर दिया गया, और इसको क्या नाम दिया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है जो उसको कितने खंडों में बांटा गया है, उसे 12 खंडों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद है कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि जो शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का क्या मीन्स है कि बिना किसी भेदभाव के लिंग, जाति, धर्म, निवास, बिना किसी भेदभाव के सभी को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी, एक ऐसी शिक्षा की संरचना होगी जो पूरे जो राष्ट्र उसमें समान रूप से लागू होगी। और ये संरचना कौन सी थी, 10+2+3, यानी कि पहले 10वीं तक की शिक्षा, उसके बाद यानी कि 10वीं तक तो नॉर्मल जो शिक्षा दी जाती है, अनिवार्य जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद +2 यानी कि जो 11th-12th होती है जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद 3 यानी कि जिसमें हम कोई भी अपना यानी कि कोई कोर्स वगैरह कर सकते हैं, ग्रेजुएशन जो भी हम सब्जेक्ट में करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके की क्या है, संरचना जो कि पूरे राष्ट्र में समान रूप से लागू की गई। इसके बाद आगे है कि सर्वांगीण विकास की दृष्टि से, सर्वांगीण विकास जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस तरीके के विकास के लिए पूर्व बाल्यकाल शिक्षा जो उसको उच्च प्राथमिकता दी गई। कि इसमें क्या कहा गया कि बच्चे का अगर आपको सर्वांगीण विकास करना है तो सबसे पहले उसकी जो नींव है उसको मजबूत किया जाना चाहिए, और जो बच्चे की नींव है वो क्या है, पूर्व बाल्यकाल शिक्षा। ठीक है, यानी कि उसकी जो प्रारंभ की शिक्षा होती है उस पर क्या है, ज्यादा जोर दिया गया। और प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसमें 2 बातें मेन कही गई थी कि एक, 14 वर्ष की आयु तक सभी बालकों को क्या है, सार्वभौमिक स्थायित्व। दूसरा कि शिक्षा की गुणवत्ता है जो उसमें प्राप्त सुधार पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके बाद है तकनीकी व प्रबंध शिक्षा। तो कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान और उसका उपयोग का जो प्रशिक्षण है वो प्रोफेशनल शिक्षा का एक अंग है, यानी कि प्रत्येक जो यानी कि वर्तमान समय में क्या है, तकनीक और जो प्रबंध की शिक्षा जो वो दी जानी चाहिए। ठीक है, सभी व्यक्ति है जो उनको क्या है, तकनीकी का प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये जो तकनीकी शिक्षा है ये महिलाओं को भी दी जानी चाहिए, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं या जो विकलांग है उनको भी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही इनको लाभ प्रदान करने के लिए जो यानी कि उपयुक्त व अनौपचारिक कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए। और यही तकनीकी व प्रबंध शिक्षा का प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जो प्रोफेशनल संघ है उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद है पाठ्यक्रम, यानी कि जो भी शिक्षा का पाठ्यक्रम या जो प्रक्रियाएं होंगी उसमें क्या है कि जो सांस्कृतिक पाठ्य वस्तु को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या है, सांस्कृतिक पाठ्य वस्तु भी आनी चाहिए। इसके साथ ही जो पुस्तकें हैं उनमें भी क्या है, गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिए और रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो कि व्यक्ति के लिए यानी कि उसके जीवन के लिए क्या है, उपयोगी हो सके। इसके बाद है कि जो वर्तमान पुस्तकालय है उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नवीन यानी कि न्यू लाइब्रेरीज है जो उसको भी स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा।
तो इन्होंने सब्जेक्ट के बारे में, पाठ्य वस्तु के बारे में क्या कहा था कि जो गणित है वो एक ऐसा विषय, यानी कि उसको एक नॉर्मल विषय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि गणित एक ऐसा विषय होना चाहिए जिससे बालक की जो तर्क और विश्लेषण की जो शक्ति है वो क्या है, बढ़ सके। यानी कि गणित में रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी जो तर्क शक्ति है उसका विकास होना चाहिए। और विज्ञान विषय, जो विज्ञान की शिक्षा भी एक ऐसी यानी इस तरीके से सुदृढ़ की जानी चाहिए कि बच्चों में जिज्ञासा और सर्जनशीलता जैसी योग्यता व मूल्यों का विकास हो सके। यानी कि ये जो गणित और विज्ञान विषय है इस पर रटन ना होकर, बल्कि इसमें क्या है, बच्चे का जो तर्क विश्लेषण की जो शक्ति है या फिर सर्जनशीलता है, जिज्ञासा जैसे मूल्यों का विकास होना चाहिए। और जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें कुछ बातें कही गई थी। तो पहली बात है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होगी उसमें क्या है, बालकों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें कम से कम 2 अध्यापक तो होने ही चाहिए। यानी कि 1 से 5वीं क्लास के जो भी स्कूल्स हैं उसमें क्या है, यानी कि कम से कम 2 अध्यापक तो आपके होने ही चाहिए, और जिसमें से 1 महिला अध्यापक होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षा है जो, उसमें क्या मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके कारण बच्चों में अहिंसा, सहयोग, नैतिकता के भाव आने चाहिए, कि जैसे नैतिकता में झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलना, बड़ों का आदर करना, इस तरीके की भी क्या है, शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद है स्त्री शिक्षा। यानी कि वो कहते हैं कि जो समाज है उसमें स्त्री और पुरुष है वो दोनों ही क्या बराबर होते हैं, और स्त्रियों को पुरुषों के समान यानी कि बराबर लेके आने के लिए, और जो स्त्री निरक्षरता है यानी कि जो स्त्रियों की जो भी शिक्षा है उसकी क्या है, यानी कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसे मतलब उन कारणों का भी पता लगाना चाहिए जो कि स्त्री शिक्षा के लिए बाधाएं आ रही हैं, और इन्हें किस तरीके से दूर किया जाए इस पर भी क्या है, विचार किया जाना चाहिए, और इसे दूर करने के लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए। इसके बाद है अनुसूचित जाति व जनजाति को शिक्षा। इसके साथ ही यानी कि कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिसके कारण जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनको भी क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, प्राप्त हो सके। और जो अनुसूचित जाति व जनजाति जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। फिर इन विद्यालयों में जो अनुसूचित जाति व जनजाति के जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें क्या था कि स्त्री यानी कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है इसमें स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जाति व जनजाति को यानी कि शिक्षा देने पर भी बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि विकलांग के लिए भी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है, और विकलांगों की शिक्षा के लिए क्या है, जिला मुख्यालय में विद्यालय की स्थापना की जाएगी जहां पर विकलांगों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसके लिए क्या है, एक विशेष प्रकार से यानी कि अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्हें यानी कि इस तरीके से प्रशिक्षण करवाया जाएगा कि वो विकलांगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझ सके, और उनकी जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर कर सके। इसके बाद है नवोदय विद्यालय। यानी कि नवोदय विद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। यानी कि ये जो विद्यालय एक ऐसे विद्यालय होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो होशियार होते हैं, लेकिन आर्थिक कार्य के कारण वो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके लिए क्या है, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। इसके बाद है अध्यापक शिक्षा। इसके साथ ही शिक्षा जो उसमें सुधार करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को भी क्या है, शिक्षा दी जाएगी, और इसके लिए क्या है, डाइट की स्थापना की गई है। और जो डाइट है उसके बारे में हमने एक पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। यानी कि जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा दी जाएगी उसमें क्या है, व्यवसाय की भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि इसमें जो बच्चे होंगे उनको डॉक्टर, इंजीनियर जैसी शिक्षाएं हैं जो वो दी जाएंगी। इसके बाद है कि ग्रामीण, रेगिस्तान व पर्वतीय क्षेत्र है जो वहाँ पर भी क्या शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी कि ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, या फिर जो रेगिस्तान या पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या है, सरकार के द्वारा वहां पर विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, और वहां के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके से ये जो नीति थी इसका मेन एम यही था कि जो शिक्षा है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यानी कि बढ़ावा दिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। तो भारत में साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये सभी प्रकार की जो नीतियां हैं वो बनाई गई है। एंड आई होप आपको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हम आपको यानी कि आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।